सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों हम जो है आज आइगन्स का तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे, आइगन्स वेव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। हमने पिछला वीडियो न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत पर आधारित था वो हमने बनाया। उसी तरह से ये हमारे पास आइगन का तरंग सिद्धांत है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण के रूप में चलता है और उन कणों को कणिकाएं कहते हैं। ये न्यूटन ने अपने सिद्धांत में बताया था। परंतु हाइगन्स के अनुसार जो प्रकाश जो होता है वो एक यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव्स के रूप में चलता है। हमने मैकेनिकल वेव पढ़ रखी यांत्रिक तरंग, मतलब जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उस तरंगों को हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो हाइगन ये माना है कि जो प्रकाश होता है वो एक यांत्रिक तरंग के रूप में चलता है और उसको चलने के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ये थ्योरी में उन्होंने ये माना कि प्रकाश एक तरंग होगा और उस तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर उन्होंने ये माना है कि भाई माध्यम कौन सा माध्यम, तो उन्होंने कल्पना करी कि स्पेस में, पूरे अंतरिक्ष में एक काल्पनिक माध्यम होता है। उन्होंने कल्पना करी कि भाई प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तल तक आता है तो बीच में कुछ न कुछ माध्यम होता है। मान लो सन है और ये अर्थ है, तो इसके बीच में कुछ माध्यम होता है जिसकी सहायता से ये तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी पृथ्वी तक आती है। तो यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में काल्पनिक माध्यम जो स्पेस होता है, इस स्पेस में एक काल्पनिक माध्यम होता है। इन्होंने ऐसी परिकल्पना करी थी हाइगन ने, और इस काल्पनिक माध्यम को ईथर कहा गया। ईथर थ्योरी बोलते इसको, ईथर नाम दे दिया गया। तो दूसरी परिकल्पना क्या थी कि प्रकाश को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी और इस माध्यम, काल्पनिक माध्यम को उन्होंने ईथर नाम दिया था। ईथर क्या होता है, ये काल्पनिक माध्यम जो पूरे स्पेस में, पूरे अंतरिक्ष में जो होता है व्याप्त होता है, और साथ में ये जो माध्यम होता है ये होमोजीनियस होता है, यह समांगी होता है, एक जैसा होता है और इसका द्रव्यमान रहित होता है। इन्होंने ये माना कि जो माध्यम यहाँ पर स्पेस में जो कि व्याप्त है, एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो माध्यम होता है ये होमोजीनियस है, समांगी है, एक जैसा होता है, साथ में इसका कोई मास नहीं होता है। ये उन्होंने परिकल्पना करी थी अपनी थ्योरी में। दूसरा इन्होंने ये माना कि इसकी जो प्रत्यास्थता होती है, इलास्टिसिटी बहुत अधिक होती है। जो माध्यम होता है उसकी इलास्टिसिटी बहुत अधिक होती है। इसका मतलब उसमें किसी प्रकार से कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है, प्रत्यास्थता का मतलब जब सन से लाइट आता है तो उसमें ये माना है कि जो काल्पनिक माध्यम होता है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है, मतलब उसमें किसी प्रकार से एनर्जी का लॉस नहीं होता है। साथ में इसकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व मात्रा जिसको हम कह सकते हैं, वो बहुत कम होती है। डेंसिटी बहुत कम होती है और इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने मैकेनिकल वेव्स पढ़ रखी है, उसका जो वेलोसिटी का फार्मूला था, वेग का फार्मूला था v = E/d। E क्या है, उसकी इलास्टिसिटी है, और d क्या है, डेंसिटी है। तो E का मान बहुत ज़्यादा है तो v का मान भी ज़्यादा होगा, और d का मान, डेंसिटी बहुत कम है तो v का मान बहुत अधिक होता है। इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत में माना है कि जो प्रकाश होता है, जो तरंग होती है, उसका वेग बहुत अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है, साथ में उसका घनत्व बहुत कम होता है। इसलिए v का मान यानी प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। ये उन्होंने अपने तरंग सिद्धांत में ये माना था। तो पहले अभिधारणा क्या थी, उसके पास्टुलेट्स क्या था कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है, कौन सी, मैकेनिकल वेव्स, यानी उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम की आवश्यकता होती है तो उन्होंने ये माना कि पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे अंतरिक्ष में एक काल्पनिक माध्यम उपस्थित होता है। उस काल्पनिक माध्यम को हम ईथर कहते हैं। ये ईथर जो होता है पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है, इलास्टिक होता है, जिसमें किसी प्रकार से एनर्जी का लॉस नहीं होता है और भारहीन होता है, मतलब उसका कोई मास नहीं होता है, मासलेस होता है। साथ में इन्होंने ये माना है कि जो प्रकाश जो होता है वो जो हमारे पास में माध्यम होता है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है, उसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है और उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। इसके आधार पर
उन्होंने ये माना है कि जो प्रकाश होता है, तरंग होती है, उसका जो वेग होता है बहुत अधिक होता है, क्योंकि ई का मान बहुत ज़्यादा है तो वी का मान भी ज़्यादा होगा, और डी का मान कम होगा तो वी का मान बहुत अधिक हो जाएगा। लेकिन इसके आधार पर उन्होंने ये माना है कि प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। तीसरी अभिधारणा इन्होंने मानी कि इन तरंगों का जो वेग होता है अत्यधिक होता है। ध्यान रखना, कितना निकाला था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये लाइट की वेलोसिटी होती है, परंतु ये नियत होता है। ये जो वेग होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक जैसा होता है। ध्यान रखना, और सभी दिशाओं में प्रकाश का वेग जो होगा वो एक समान होगा। ऐसा नहीं कि इधर ज़्यादा नहीं इधर कम, या ऊपर कम ज़्यादा होता है। सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो सेम होती है। तो इन्होंने ये माना कि प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि इलास्टिसिटी बहुत अधिक होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है। दोनों के मान, जो इसका कम इसका अधिक, अधिक तो अधिक होता है, तो वी का मान बहुत ज़्यादा होगा, स्वाभाविक है। साथ में इन्होंने माना कि प्रकाश का जो वेग होता है सभी दिशाओं में एक समान होता है। प्रकाश तरंग के रूप में गति करेगा, उसको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी, उस माध्यम को हम ईथर बोलेंगे, और ये काल्पनिक माध्यम होता है। बाद में ऐसा कोई माध्यम वहाँ पर उपस्थित नहीं पाया गया। ध्यान रखें, एक काल्पनिक माध्यम था, बाद में खोज करी वैज्ञानिकों ने, ऐसा कोई माध्यम नहीं पाया गया। लेकिन उन्होंने कल्पना करी थी अपनी थ्योरी में कि माध्यम होगा तो ही तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होगी, गमन करेगी या चलेगी। फिर उन्होंने माना कि इनका वेग बहुत अधिक होता है, क्योंकि इलास्टिसिटी बहुत अधिक होती है, इसलिए लाइट का वेग भी बहुत अधिक होगा। कितना अधिक होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और सभी दिशाओं में इस लाइट का वेलोसिटी या प्रकाश की तरंग का वेग एक समान होता है। फिर इन्होंने माना कि एक समांगी माध्यम में, यदि एक जैसा माध्यम है, जैसे हवा है, तो हवा में प्रकाश की चाल एक समान होगी। लेकिन माध्यम यदि बदल जाता है, हवा से पानी में जाती है, तो प्रकाश की चाल भी क्या होती है, बदल जाती है। तो एक समांगी माध्यम में, एक जैसे माध्यम में, होमोजीनियस मीडियम में जो चाल होगी या वेलोसिटी होती है लाइट की, वो एक समान होती है। लेकिन यदि माध्यम यदि बदल जाता है तो लाइट की वेलोसिटी भी बदल जाएगी। फिर उन्होंने माना कि भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट, कि अलग अलग रंग अपने को क्यों दिखाई देते हैं। भाई श्वेत प्रकाश में 7 रंग दिखाई देते हैं, बेजानी हाफी नाला, ये क्यों दिखाई देते हैं। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में परिकल्पना की थी, माना था कि जो लाइट होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, या कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, ये भिन्न भिन्न होती है। जो लाइट होता है इसमें अलग अलग रंग दिखाने का कारण उन्होंने बताया था कि जो प्रकाश तरंगें होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, या कह सकते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, वाइब्रेशन जो होते हैं, वो भिन्न भिन्न होता है। तो भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य के कारण से या आवृत्ति के कारण से हमें भिन्न भिन्न रंगों का आभास होता है। तो अलग अलग कलर क्यों दिखाई देते हैं, तो उन्होंने ये माना कि प्रकाश में अलग अलग तरंग दैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, तो उसके कारण से अपने को भिन्न भिन्न रंगों का आभास होता है। ये इन्होंने अपनी थ्योरी में माना था। जब ये तरंगें किसी वस्तु पर आपतित होती है, मान लो कोई तरंगें किसी वस्तु पर जाके टकराती है, आपतित हो रही है, मान लो ये वस्तु है, इस पर तरंगें जा रही है और इस पर क्या हो रही है, इंसिडेंस होती है, आपतित होती है, और यहाँ से टकराने के बाद जब हमारी आँख की रेटिना पर यदि आके गिरेगी, इंसिडेंस होगी, तो ये वस्तु अपने को दिखाई देगी। जैसे न्यूटन ने भी माना था कि कण आएंगे, टकराएंगे, टकराने पर हमारी आँख की रेटिना में वापस टकराते, तो अपनी वस्तु का आभास होता है, दिखाई देती है, विजन्स होता है, उसका दृष्टि गोचर होती है। तो जब किसी वस्तु पर तरंग आपतित होती है और वहाँ से टकराकर हमारी आँख की रेटिना से टकराती है, तो ये वस्तु हमें दिखाई देती है। ये न्यूटन ने भी अपने कणिका सिद्धांत में यही माना था, उसमें कण माना था या तरंग माना था, बस ये अंतर है। तो जब तरंग किसी वस्तु पर आपतित होती है तथा वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख की रेटिना से टकराती है, तो हमें उस वस्तु का आभास होता है। ये जा रही तरंग वस्तु से टकराएगी और टकराने के बाद हमारी आँख की रेटिना पर वापस आकर टकराएगी, तो ये वस्तु अपने को दिखाई देगी या इस वस्तु का आभास होगा। फिर ये माना था कि प्रकाश तरंग अनुधेरी होती है। अभी का जो सिद्धांत है उसके अनुसार प्रकाश अनुप्रस्थ होती है, लेकिन हाइगन ने अपने तरंग सिद्धांत में प्रारंभ में ये माना था कि प्रकाश तरंग अनुधेर्य होती है, परंतु जब ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी तो उन्होंने ये माना कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। तो प्रारंभ में उन्होंने अपने सिद्धांत में यही माना था कि प्रकाश तरंग अनुधेर्य होती है, लेकिन बाद में क्या, एक वैज्ञानिक में फ्रेनल है ना,
तो इन्होंने इसके आधार पर फिर हाइगन ने माना कि नहीं, प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। उसमें संशोधन किया उन्होंने और उसके अनुसार प्रकाश तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है फ्रेनेल के अनुसार। बाद में हाइगन ने भी इसको स्वीकार किया था, किसकी व्याख्या करने के लिए, ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए। अनुभेदी तरंग के आधार पर ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसका कारण अपन आगे आने वाले वीडियो देखेंगे, ध्रुवण पढ़ेंगे तब। तो अनुभेदी कारण से ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती है। हाइगन ने अपने सिद्धांत में इसको अनुभेदी माना था, परंतु ध्रुवण की व्याख्या इस सिद्धांत के अनुसार नहीं की जा सकी। तो फिर फ्रेनेल एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ये माना कि जो प्रकाश तरंग होती है वो अनुप्रस्थ होती है, और बाद में हाइगन ने इसको स्वीकार किया था। प्रकाश तरंग ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण करती है। अपने को पता है कि यदि लाइट वेव्स है, वेव्स का क्या काम होता है, तरंग का क्या काम होता है, ऊर्जा और मोमेंटम को, एनर्जी और मोमेंटम को क्या करती है, वो ट्रांसफर करती है। उसी को तो हम वेव बोलते हैं। तरंग का क्या काम होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण। तरंग की डेफिनेशन ही है कि जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है या मोमेंटम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करती है, उसको हम वेव्स या तरंग कहते हैं। इस सिद्धांत में तरंगाग्र की परिकल्पना की गई थी। ये आगे क्या होता है, वेव फ्रंट है ना। तो हाइगन ने अपने सिद्धांत में तरंगाग्र, वेव फ्रंट की परिकल्पना की थी। वेव फ्रंट क्या होता है, इसका आगे आने वाले वीडियो में बनाएंगे वेव फ्रंट का। और इसकी सफलता मतलब ये सक्सेसफुल कि क्या क्या पॉइंट है ये अपन देखेंगे। तो सबसे पहली सफलता ये थी कि इसकी सहायता से परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये जो 5 घटना होती, इन पांचों घटना की व्याख्या इस तरंग सिद्धांत से की जा सकी। अनुभेद ने माना था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या मान लिया, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ मानने से क्या होगा कि ध्रुवण की भी व्याख्या इस सिद्धांत से की जा सके। तो पांचों घटनाएं कौन कौन सी, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इन पांचों घटना की व्याख्या इस तरंग सिद्धांत के आधार पर की जा सके। अब इसके फेलियर का क्या कारण है, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो इसकी सहायता से व्याख्या नहीं की जा सकी। तो पहले हमारे पास में देखते हैं कि प्रकाश जो था तरंगिक रूप में चलता है। हमने माना कि प्रकाश तरंग इस तरह से चलेगी तरंग, तो ये तो सीधी सरल रेखा में नहीं चल रहा है। प्रकाश जो था वो सीधी सरल रेखा में नहीं चल रहा है। यानी जो प्रकाश की जो पहले परिकल्पनाएं हो रही थी, प्रकाश सीधी सरल रेखा में चल रहा है, जैसे मान लाइट आ रहा है, इसके सामने मैंने हाथ लगा दिया तो प्रकाश रुक गया, इसका मतलब प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है। ये जो पूर्व में जो अभिग्रहत्या थी, मान रहे थे कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में चल रहा है, इसकी व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकेगी कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है, क्योंकि ये तो वेव फॉर्म में जैसे मोड़ के चलेगा, ऊपर नीचे चलेगा, सीधी सरल रेखा में चलेगा, कोई सवाल ही नहीं। परंतु बाद में प्रैक्टिकल के बाद में फ्रेनेल और अन्य वैज्ञानिकों द्वारा ये पाया गया कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता ही नहीं, प्रकाश मुड़ जाता है। जब बारीक छिद्र से होकर गुजरते हैं तो प्रकाश क्या होता है, मुड़ जाता है। इस घटना को क्या नाम देते हैं, विवर्तन, डिफ्लेक्शन। यानी ये वाली तो कोई काम की नहीं है ना, सिद्ध नहीं कर पाए सीधी सरल। क्यों नहीं सिद्ध कर पाए, क्योंकि ये वेव फॉर्म है, वेव इस तरह से चलती है, तरंग ऊपर नीचे चलती है, तो सीधी सरल रेखा में चलती नहीं। लेकिन वास्तव में प्रकाश जो होता है वो सीधी सरल रेखा में चलता ही नहीं। प्रकाश क्या होता है, अपने किनारों से मुड़ जाता है। जैसे ध्वनि एक यहाँ आवाज कर रहे दूसरे कमरे में चली जाती है, मुड़ के चली जाती है, वैसे प्रकाश भी क्या होता है, जब बारीक छिद्र से होकर गुजरता है तो वो भी अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है। ये घटना विवर्तन कहलाती है, हम पढ़ेंगे विवर्तन। तो विवर्तन की व्याख्या करने के लिए इसमें क्या होता है, प्रकाश सीधे सरल रेखा में चलता ही नहीं, ये मान के चल। फिर है प्रकाश विद्युत प्रभाव। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्वांटम प्रभाव। ये दो प्रभाव होते हैं फिजिक्स में, इफेक्ट होते हैं, जिसकी व्याख्या हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। इनकी व्याख्या न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर ही कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।